हेलो फ्रेंड, आज हम स्टार्ट करते हैं रीजनिंग के टॉपिक कैलेंडर की। अगर हम इसके इंपॉर्टेंस की बात करें तो जितने वनडे कंपटीशन हैं एक्सेप्ट बैंकिंग और कैट के एग्जाम, जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं एसएससी के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में, या फिर हमारे स्टेट गवर्नमेंट के जितने एग्जामिनेशन होते हैं, इंडियन पोस्ट ऑफिस के एग्जामिनेशन हो गए, केबीएस में पीआरटी के जो एग्जामिनेशन होते हैं, उन सब में कैलेंडर से हमारे पास कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आता है और ये रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब अगर यार कैलेंडर की बात करें तो हम लोग जनरली जो कैलेंडर देखते हैं उसमें हमारे पास चार चीज़ें दी होती हैं। पहली चीज़ तो यार अगर हमको दिन देखना रहता है तो कहाँ पे देखते हैं? कैलेंडर में। डे क्या होते हैं। अगर हमको मंथ देखना रहता है तो कहाँ पे देखते हैं? कैलेंडर में। अगर हमको डेट भी बतानी रहती है तो कहाँ से बताते हैं? कैलेंडर से। और अगर यार हमको ईयर भी डिफाइन करना है तो हम कहाँ से डिफाइन करते हैं? कैलेंडर से डिफाइन करते हैं। तो यार पहले हम बात करते हैं डे की, दिन की। तो अगर हम दिन की बात करें तो कैलेंडर में अगर हम देखते हैं कि दिन कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है और डे होता क्या है, तो हम जानते हैं कि जितने समय में पृथ्वी, हमारी अर्थ, अपने एक्सिस के अराउंड पूरा एक सर्कल कंप्लीट करती है उसको हम लोग बोलते हैं एक दिन। और हम जानते हैं कि जो कैलेंडर लिखा होता है उसमें जो वीक आप देखेंगे, जो सप्ताह देखेंगे, वो हमारा संडे से स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है? सैटरडे तक जाता है। कोई कैलेंडर देखिए ऐसे लिखा रहता है, संडे है, मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे है और क्या है? सैटरडे है। ठीक, तो इसलिए अगर हम डे की बात करें, दिन की बात करें, तो संडे से स्टार्ट होकर सैटरडे तक गया, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे पास कैलेंडर में जो दिन का प्रकार होता है वो कितने प्रकार के होते हैं? 7 टाइप के हमारे पास डे होते हैं। अगर यार हम मंथ की बात करते हैं तो पहले हम जानते हैं महीना आया कहां से। जितने समय में चंद्रमा हमारी पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर लगाता है, हम सभी लोग जानते हैं कि चंद्रमा एक उपग्रह है जो अपने ग्रह पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर लगाता है। तो जितने समय में चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कंप्लीट पूरा करता है उसको हम लोग मंथ कहते हैं। और हम सभी लोग जानते हैं कि मंथ में किसी महीने में 30 दिन, किसी महीने में 31 दिन, किसी में 28, किसी में 29 होते हैं। इन सब के बारे में हम अलग कॉन्सेप्ट में क्लियर करेंगे। लेकिन अगर इसके टाइप की बात किया जाए तो जो महीना होता है वो हमारा जनवरी से स्टार्ट होता है और दिसंबर तक जाता है। यानी कि अगर हम मंथ के टाइप की बात करें तो यार हमारे पास महीने कितने प्रकार के हो गए? 12 प्रकार के हो गए। और ऐसे ही डेट के बारे में हम जानते हैं 1 से 31 तक जाता है, किसी महीने में 1 से 30 तक जाता है, किसी महीने में 1 से 28 तक और किसी महीने में 1 से 29 तक। मतलब ओवरऑल अगर सारे टाइप की बात करें तो जो दिनांक है 1 से लेके 31 के बीच में ये 30, 28 और 29, ये सारा कुछ कवर हो गया। यानी हमारे पास जो दिनांक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं यार? 31 प्रकार के। तो इन तीनों के बारे में यार हम लोग पहले से वेल नोन है कि हमारे पास डे क्या है, मंथ क्या है, डेट क्या है। लेकिन हम आते हैं ईयर पे, यहां पे थोड़ी सी आपको चेंजिंग मिलेगी। ठीक, ऐसे तो अगर हम देखें यार तो ईयर कई टाइप के होते हैं, लेकिन हमें बस उतने टाइप के देखने हैं जिससे हमारे कंपटीशन के कैलेंडर के सारे क्वेश्चन क्या हो जाएं? सॉल्व हो जाएं। तो जनरली अगर हम ईयर की बात करते हैं तो यार ईयर जो होता है वो 4 टाइप का होता है। अगर हम ईयर की बात करें तो हमारे पास ईयर कितने टाइप के आते हैं? 4 टाइप के। जो पहले टाइप का ईयर होता है उसे हम लोग बोलते हैं यार नॉर्मल ईयर। नॉर्मल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं साधारण वर्ष। जो दूसरे टाइप का यार ईयर होता है उसे हम लोग वो हिंदी में बोलते हैं लीप ईयर, इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं अधिवर्ष। ठीक, लीप वर्ष होता है। तीसरे टाइप का जो ईयर होता है उसे हम लोग बोलते हैं सेंचुरी ईयर, यानी इसको हिंदी में कहते हैं शताब्दी वर्ष। और यार जो चौथे टाइप का ईयर होता है उसे हम लोग बोलते हैं सेंचुरी लीप ईयर, यानी शताब्दी का लीप वर्ष या शताब्दी का अधिवर्ष। अब हम क्लियर करते हैं यार ये नॉर्मल ईयर क्या होता है, ये लीप क्या होता है, ये सेंचुरी क्या होती है और ये सेंचुरी लीप क्या होता है। तो पहले आते हैं नॉर्मल पे। ठीक, अगर देखिए नॉर्मल ईयर की क्वालिटी के बारे में हम लोग बात करें तो पहली चीज ये देखेंगे कि जो साधारण वर्ष होते हैं इसके फरवरी मंथ में 28 दिन होते हैं। नॉर्मल ईयर के फरवरी मंथ में कितने दिन होते हैं? 28 दिन होते हैं। अगर हम इसके पूरे वर्ष में दिनों की संख्या की बात करें तो जिस कैलेंडर के पूरे वर्ष में केवल 365 दिन होते हैं, ऐसे वर्ष को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल ईयर। अगर इसमें चेक करने के लिए हम तीसरे कंडीशन की बात करें तो कोई भी ऐसा वर्ष, आप इजी वे में याद रखिए, कोई भी ऐसा वर्ष जिसके अंतिम 2 अंक 4 से डिवाइड नहीं होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, कोई भी ईयर लिखा हुआ है अगर उस ईयर के लास्ट 2 डिजिट यानी कि अंतिम 2 अंक 4 से डिविजिबल नहीं है तो ऐसे ईयर को यार हम लोग बोलते हैं नॉर्मल ईयर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास आया एक वर्ष 2013,
अब हम देखेंगे यार 13 के लास्ट दो अंक 13 हैं, क्या 13 4 से कटेगा? तो हम जानते हैं नहीं कटेगा। अगर 13 4 से नहीं कटेगा तो 2013 भी एक ऐसा ईयर हो गया नॉर्मल ईयर। हम बात करते हैं 1993 की, 1993 की। अगर इसके अंतिम दो अंक को देखेंगे 93 है, ये भी 4 से नहीं कटेगा, इसलिए 93 भी क्या हो गया? एक लीप वर्ष। लेकिन सॉरी 93 भी क्या हो गया? एक नॉर्मल ईयर हो गया। लेकिन अगर हम बात करते हैं 2016 की, तो हम देखेंगे यार 16 के लास्ट में 16 लिखा हुआ है 2016 में, तो 16 तो 4 से कट जाएगा ना। जब ये 4 से कटेगा तो इसलिए ये हमारा नॉर्मल ईयर नहीं होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है, यदि किसी वर्ष के अंतिम दो अंक 4 से विभाजित नहीं होते हैं तो ऐसे वर्ष को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल ईयर। अब हम आते हैं यार सेकेंड कंडीशन लीप पे। ठीक, अब देखिए लीप वर्ष का कॉन्सेप्ट जो आता है वो कहां से आता है और लीप क्या होती है। तो बहुत सारे लोग कई सारे रूल बताते हैं, लेकिन लीप के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, कोई भी वर्ष लीप वर्ष है या नहीं ये हम तभी डिसाइड कर सकते हैं जब उसमें फरवरी का महीना है। कौन सा महीना आना चाहिए? फरवरी का। अगर उस वर्ष में फरवरी का मंथ पड़ेगा तभी हम डिसाइड करेंगे कि वो लीप है कि नहीं है। दूसरी चीज, लीप वर्ष के फरवरी माह में, लीप ईयर में जो होते हैं वो 29 दिन होते हैं। क्लियर है? अगर पूरे वर्ष में दिनों की संख्या की बात किया जाए तो इसमें दिनों की संख्या कितनी हो जाती है? 366। तो ये तो एक इजी वे है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, हम देखेंगे यार नॉर्मल ईयर के फरवरी में 28 दिन है और लीप में 28 प्लस 1 दिन है, और ये एक दिन जो है वो यार 29 तारीख है। कौन सी तारीख है? 29 तारीख। तो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन लीप के लिए यह है कि कोई भी वर्ष लीप वर्ष हम तभी कर सकते हैं जब उसमें फरवरी का महीना आए और फरवरी माह में कौन सी तारीख बीतनी चाहिए? 29 तारीख बीतनी चाहिए। यदि किसी वर्ष के फरवरी माह में 29 तारीख बीत रही है तो वो लीप वर्ष होगा, अगर 29 तारीख नहीं बीत रही है तो वो लीप वर्ष नहीं होगा। इसके अलावा जो अगला रूल आता है वो ये कहा जाता है कि यदि किसी वर्ष के अंतिम दो अंक, ध्यान से सुनिएगा, यदि किसी वर्ष के अंतिम दो अंक 4 से डिवाइड हो गए, इसमें 4 से नहीं कट रहे थे, इसमें 4 से कटेंगे तो वो लीप वर्ष है। लेकिन ये रूल फेल होता है कहीं कहीं पे। जैसे अगर आपके पास कोई ऐसा वर्ष है जिसके फरवरी में 29 दिन नहीं है, ठीक, 29 के पहले हम रुके हैं और वो भले ही 4 से कट रहा है, वो लीप नहीं होगा। अभी हम लोग एग्जांपल के माध्यम से उसको भी डिफाइन करेंगे। लेकिन अगर सिंपली हम बात करें, कोई कंप्लीट ईयर है, पूरा वर्ष है, यानी वो जनवरी से स्टार्ट होकर दिसंबर तक गया है, जैसे हमने लिखा 2020 जो चल रहा है, ठीक, इसके अंतिम दो अंक 20 4 से कटेंगे तो ये एक लीप ईयर है। हमने लिखा 1992, 92 के अंतिम दो अंक 4 से कटेंगे तो ये एक लीप ईयर है। हमने लिखा 2016, इसके अंतिम दो अंक 4 से कटेंगे तो ये एक लीप ईयर है। हमने लिखा 1912, इसके अंतिम दो अंक 4 से कटेंगे तो ये लीप ईयर है। लेकिन यार इसमें चेंजिंग कहां से आती है? जैसे मान लीजिए अगर हमको दिया है 12 मार्च 2004 से लेके हमको जाना है 12 मार्च 2012 तक, हमको बताना कि यार 12 मार्च 2004 से 12 मार्च 2012 तक कुल कितने लीप वर्ष हैं। तो अगर हमको सिंपल रूल पता है कि ऐसा वर्ष जिसके अंतिम दो अंक 4 से कटेंगे वो लीप वर्ष होगा, तो हम कहते हैं यार 2004 के भी अंतिम दो अंक 4 से कट रहे हैं, तो पहला हुआ है 2004, 4 के 4 साल बाद कटता तो आया 2008, 8 के 4 साल बाद हमको 12 तक जाना था तो 12 आया। तो हम कहते हैं यार 12 मार्च 2004 से लेके 12 मार्च 2012 तक कुल हमारे पास 3 लीप वर्ष हैं। लेकिन यहां पे हम गलत हो जाते हैं। क्यों गलत होते? कि देखो हम 12 मार्च 2004 से चालू करके जब 12 की तरफ जा रहे हैं तो आगे जा रहे हैं, और 12 मार्च से आगे गए तो 13 मार्च, 14 मार्च, 15 मार्च, मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आया। लेकिन क्या 2004 में कहीं पे भी फरवरी का महीना आया? तो हम देख रहे हैं नहीं आया। आगे जाने पे फरवरी का महीना नहीं आया तो हमने फरवरी मंथ में 29 तारीख नहीं बिता पाए, और जब फरवरी मंथ में 29 तारीख नहीं बिता पाए यानी कि 2004 हमारा लीप वर्ष काउंट नहीं होगा। लेकिन 4 के बाद 8, ऐसे 9, 10, 11 बिता के जब 12 पे पहुंचे तो 12 की जनवरी बिताए, फरवरी बिताए, फिर 12 के हम 12 मार्च पे गए हैं। 12 मार्च पे पहुंचने के लिए हम पूरी फरवरी बिताए हैं, यानी फरवरी मंथ में 29 तारीख बिताए हैं, इसलिए 2012 लीप ईयर काउंट होगा और 2008 भी लीप ईयर क्या किया जाएगा? काउंट किया जाएगा। तो इसलिए लीप ईयर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि कोई भी वर्ष लीप वर्ष है या नहीं ये हम तभी डिसाइड कर सकते हैं जब उसमें फरवरी का महीना पड़े और फरवरी माह में कौन सी तारीख बीते? 29 तारीख बीते। तो ये हमारा नॉर्मल और लीप हो गया। इसके बाद हम लोग आते हैं यार सेंचुरी पे। अब देखिएगा सेंचुरी नाम से ही क्लियर है, सेंचुरी को यार हिंदी में हम लोग बोलते हैं शताब्दी। अब नाम से क्लियर है शताब्दी, शताब्दी का मतलब 100, तो इसको और आसान कर लो। 100 के अंत में कितने जीरो हैं? 2 जीरो,
यानी कि आप यदि किसी भी वर्ष को देखिए जिसके अंत में 2 जीरो हैं, यदि किसी भी वर्ष के अंत में कम से कम आपको 2 शून्य, 2 से अधिक भी हो सकते हैं, मैंने बताया मिनिमम कितने जीरो होने चाहिए, 2 जीरो। यदि किसी वर्ष के अंत में कम से कम 2 शून्य होंगे तो ऐसे वर्ष को हम लोग कहेंगे शताब्दी का वर्ष। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने सीधे लिखा 500, इसके अंत में 2 जीरो है 25वीं शताब्दी। हमने लिखा 700, इसके अंत में 2 जीरो है तो 7वीं शताब्दी। हमने लिखा 1900, इसके अंत में 2 जीरो है तो 19वीं शताब्दी। इस तरह से जिस वर्ष के अंत में कम से कम 2 शून्य दिखाई देंगे वो कैसा वर्ष होगा, शताब्दी का वर्ष होगा। तो अभी तक यार हम लोगों ने देखा नॉर्मल कौन सा है, लीप कौन सा है, सेंचुरी कौन सा है। अब आगे हम लोग देखते हैं सेंचुरी लीप के बारे में, और यहां नाम से क्लियर है सेंचुरी लीप ईयर, इसको हिंदी में बोलेंगे शताब्दी का लीप वर्ष। अब यहां पे 2 चीजें आई हैं, एक सेंचुरी भी है, दूसरा लीप वर्ष है। मैंने अभी बताया कोई भी वर्ष सेंचुरी वर्ष तब होगा जब उसके अंत में कितने जीरो आते हैं, 2 जीरो। यदि किसी वर्ष के अंत में कम से कम 2 जीरो आएंगे तो वो शताब्दी का वर्ष होगा। और शताब्दी लीप वर्ष कब होती है, हम इस पे आते हैं। यदि किसी वर्ष के अंत में कम से कम 2 जीरो हैं और वो वर्ष 400 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है, यानी डिविजिबल बाई 400, यदि किसी वर्ष के अंत में कम से कम 2 जीरो हैं और वो 400 से पूर्णतः विभाजित हो तो ऐसे वर्ष को हम लोग बोलते हैं सेंचुरी लीप ईयर। फॉर एग्जांपल आप देखिए 800, इसके अंत में यार 2 जीरो है तो ये शताब्दी का वर्ष है, और 800 400 से डिविजिबल है, इसलिए ये शताब्दी का लीप वर्ष है। हमारे पास आया 1200, इसके अंत में भी 2 जीरो है, ये 400 से कटेगा तो ये भी शताब्दी का लीप वर्ष है। हमारे पास आया 1600, इसके अंत में भी 2 जीरो है, ये 400 से कटेगा तो ये भी शताब्दी का लीप वर्ष है। हमारे पास आया 2400, इसके अंत में भी 2 जीरो है और ये 400 से कटेगा तो ये भी शताब्दी का क्या है, लीप वर्ष है। तो यार हमको इन चारों टाइप के ईयर का कहीं ना कहीं आगे क्वेश्चन में क्या मिलेगा, यूज मिलेगा, जिसमें मैंने आपको डिफाइन किया नॉर्मल, लीप, सेंचुरी, और किसके बारे में, सेंचुरी लीप के बारे में। अब यार हम कैलेंडर के क्वेश्चन पे आने से पहले हम किसी मेथड को देखते हैं कि किसके द्वारा हम कैलेंडर को सॉल्व करेंगे। ऐसे तो कैलेंडर को सॉल्व करने के कई सारे मेथड हैं, एक तो हम कोडिंग से पढ़ते हैं, दूसरा हम ऑड डे से पढ़ते हैं। लेकिन यार जो कोडिंग हमारे पास कैलेंडर में होती है, अगर कैलेंडर में थोड़ी सी भी चेंजिंग करता है क्वेश्चन में इधर उधर तो कोडिंग हमारी फेल कर जाती है। जो सबसे बेस्ट रूल हमारे पास पड़ता है कैलेंडर को पढ़ने के लिए वो पड़ता है यार ऑड डेज। ऑड डेज बस एक ट्रिक है, एक मेथड है जिससे हम कैलेंडर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ऑड डेज को यार हिंदी में बोला जाता है विषम दिन, ठीक। और हमें विषम दिन निकालना आना चाहिए जिससे हम कैलेंडर के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करें। और इसको 3 तरीके से निकाला जाता है। पहला ऑड डेज निकाला जाता है यार नंबर ऑफ डेज से, यानी कि दिनों की संख्या से विषम दिन ज्ञात करना। दूसरा जो ऑड डे निकाला जाता है वो निकाला जाता है यार मंथ से, यानी कि महीनों से विषम दिन ज्ञात करना। और तीसरा जो ऑड डे निकाला जाता है वो निकाला जाता है यार ईयर से, यानी कि वर्षों में विषम दिन ज्ञात करना। यानी विषम दिन 3 तरीके से निकाला जाता है। पहला नंबर ऑफ डेज दिनों की संख्या से, दूसरा मंथ महीनों से, तीसरा ईयर वर्षों से। तो सबसे पहले हम देखते हैं यार कि नंबर ऑफ डेज यानी कि दिनों की संख्या से हम कैसे विषम दिन को फाइंड आउट करते हैं। तो यार इधर मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ डेज कि कुल कितने दिन हैं, और इधर मैं लिख रहा हूं ऑड डेज तो उन दिनों में कुल कितने विषम दिन हैं। तो जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमारे पास कहीं आया 10 दिनों में हमको विषम दिन बताने हैं। पहले हम निकालना सीखिए इसका क्या यूज है और कैसे यूज होता है, ये आगे हम क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे तो आपको बिल्कुल आसानी से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अगर हमको बताना है 10 दिनों में कितने विषम दिन है, तो यार हम जानते हैं कि हमारे पास जो दिनों की संख्या है 7, इसलिए विषम दिनों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम हमेशा 7 से ही डिवाइड करते हैं। 10 दिनों में विषम दिन ज्ञात करने के लिए 10 में 7 से भाग देंगे। 7 से भाग देने के बाद जो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा, यानी हिंदी में कहेंगे शेषफल, वही हो जाता है हमारा विषम दिन। और हम जानते हैं 10 में 7 से भाग देंगे तो 7 × 7 और 10 में से 7 गया बचा 3, यानी कि 7 से अगर 10 में भाग देंगे तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचेगा, 3, यानी कि 10 दिनों में कितने विषम दिन हो गए, 3। ऐसे मान लीजिए हमको 12 दिनों में विषम दिन बताना है, 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 5, यानी कि हमारे पास 12 दिनों में कुल कितने विषम दिन हो गए, 5। ऐसे मान लीजिए 14 दिनों में विषम दिन ज्ञात करना है, तो इसमें भी 7 से भाग देंगे, 7 दूना 14, पूरा का पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा हमारे पास, 0, यानी कि हमारे पास 14 दिनों में कितने विषम दिन हो गए, 0। कहने का मतलब यह है कि जितने दिनों में हमको विषम दिन ज्ञात करना है, दिनों की संख्या को 7 से डिवाइड कीजिए। 7 से डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, ऑड डेज हो जाएगा या विषम दिन हो जाएगा। अब यार आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आ सकता है कि चलो ठीक है 10 में, 12 में, 14 में तो 7 से भाग चली जाएगी, हालांकि 7 में भी 7 से भाग चली जाएगी, लेकिन अगर हमको 6 दिनों में बताना है, 5 दिनों में बताना है कितने विषम दिन होंगे, तो ध्यान दीजिए
6 में भी 7 से भाग नहीं जाएगी, 5 में भी 7 से भाग नहीं जाएगी, तो जितने दिन हैं उतने ही विषम दिन हो जाएंगे। 6 दिनों में 6 विषम दिन, 5 दिनों में 5 विषम दिन, 4 दिनों में 4 विषम दिन, 3 दिनों में 3 विषम दिन, 2 दिनों में 2 विषम दिन। ऐसे जिसमें 7 से भाग जाएगी उसमें 7 से भाग देके शेषफल लिखेंगे, जिसमें भाग नहीं जाती है जितने दिन है उतने ही क्या हो जाएंगे हमारे पास विषम दिन। तो दिनों से की संख्या से अगर हमको ऑड डेज फाइंड आउट करना है तो दिनों की संख्या में यार 7 से भाग देते हैं, और 7 से भाग देने के बाद जो हमारे पास रिमाइंडर बचता है वही हमारा क्या हो जाता है ऑड डेज। इसके बाद यार आते हैं हम लोग मंथ पे, कि हम लोग कैसे महीनों में विषम दिन याद करते हैं। अब यार महीनों में हम लोग विषम दिन ज्ञात करने के लिए यानी कि ऑड डेज इन मंथ, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर हमको यार ऑड डेज निकालने आ गया, ठीक, तो कैलेंडर को हम बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। केवल आपको ऑड डेज आ गया तो कैलेंडर में और कुछ सोचने की आवश्यकता आपको नहीं रहेगी। अभी तक हमने देखा कि कैसे हम दिनों की संख्या से विषम दिन ज्ञात करते हैं। ऑड डेज इन मंथ, कि महीनों में कैसे विषम दिन को ज्ञात किया जाता है। तो सबसे पहले हम सिंपल मंथ में देखते हैं कि सारे मंथ में कैसे विषम दिन ज्ञात करते हैं। तो हम जानते हैं हमारे पास जो महीनों की संख्या होती है वो कुल कितनी होती है 12। लाइक दैट जनवरी, फरवरी, ऐसे मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और कौन सा दिसंबर। तो यार अगर हमको मंथ मालूम हो गया तो हम देखते हैं इसमें कितने दिन होते हैं। तो दिन याद करने का आपने कई सारा रूल पढ़ा होगा कि अगर हाथ से हम पढ़ते हैं तो जो ऊपर पड़ता है उसमें 31 दिन और जो नीचे पड़ता है उसमें 30 दिन। तो स्टार्टिंग हम करते हैं जनवरी ऊपर पड़ी तो 31 की, इसके बाद नीचे फरवरी पड़ी तो यार फरवरी अगर नॉर्मल ईयर की है तो 28 की होती है और लीप की है तो 29 की। मार्च ऊपर पड़ा 31, अप्रैल नीचे पड़ा 30, मई ऊपर पड़ा 31, यानी ये ऐसे ही क्रम ऊपर नीचे में 31 30 31 30 चलता रहता है। तो अगर हम जनवरी की बात करते हैं तो इसमें यार दिनों की संख्या कितनी होती है 31। फरवरी की बात करें, अगर ये नॉर्मल ईयर की फरवरी है तो 28 दिन और लीप ईयर की फरवरी है तो 29 दिन। मार्च में दिनों की संख्या कितनी होती है 31, अप्रैल में दिनों की संख्या 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई और अगस्त में 31 और 31 दिन होते हैं, क्योंकि हमारी जुलाई यहां पे आई 31 की, फिर अगस्त भी ऊपर से आता है, जो ऊपर पड़ता है उसमें कितने दिन होते हैं 31, तो अगस्त भी 31 का, सितंबर में 30 दिन, अक्टूबर में 31, नवंबर 30 का और दिसंबर कितने का होता है 31 का। अब अगर हमारे पास ये महीने थे, इन महीनों में दिन मालूम चल गया तो इसमें विषम दिन निकालना बिल्कुल ईजी है। मैंने बताया था कि दिनों की संख्या में हम किससे भाग देते हैं 7 से। 7 से भाग देने के बाद जो रिमाइंडर बचता है हमारा वही विषम दिन होता है। 31 में अगर 7 से भाग देंगे तो 7 चौको 28 और 3 31, यानी कि जनवरी महीने में कितने विषम दिन हो गए 3। देखिए फरवरी अगर नॉर्मल ईयर की है 7 से भाग देंगे 28 में तो कट जाएगा, तो रिमाइंडर 0 आया, यानी फरवरी में हमारे पास विषम दिन 0। और अगर लीप ईयर की है 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, 7 चौको 28 और 1 29, तो लीप ईयर में विषम दिन 1। मार्च 31 का होता है, 7 से भाग देंगे रिमाइंडर 3, यानी मार्च में विषम दिनों की संख्या कितनी हो गई 3। अप्रैल में 30 दिनों का होता है, 7 से भाग देंगे रिमाइंडर 2। ऐसे ही मई में 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर आएगा 3। ऐसे जून में 30 दिन होते हैं, 7 से भाग देंगे रिमाइंडर आएगा 2। जुलाई में 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर आएगा 3। 31 का होता है तो ही इसमें देंगे रिमाइंडर भाग आएगा 3। सितंबर में 7 से भाग देंगे रिमाइंडर आएगा 2। और ऐसे ही अक्टूबर में अगर 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर आएगा 3। नवंबर में 7 से भाग देंगे रिमाइंडर 2। और ऐसे ही यार दिसंबर में अगर 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 3। अब देखिए इसमें हमको हमेशा भाग देने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली याद रखिए जो महीना 31 का है उसमें विषम दिन कितने हैं 3 हैं, और जो 30 का है उसमें विषम दिन कितने हो जाएंगे 2। तो जिस महीने में हमको विषम दिन निकालना है उसमें दिनों की संख्या रखते हैं, दिनों की संख्या से 7 से भाग देते हैं, जो रिमाइंडर बचता है वही हमारे क्या हो जाते हैं विषम दिन। तो ये तो हमने यार नॉर्मल मंथ में निकालना सीखा कि नॉर्मल अगर हमारे पास मंथ दिए हुए हैं तो उसमें हम विषम दिन को कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब हम देखेंगे कि महीने से महीने के बीच में कैसे हम लोग ऑड डेज को फाइंड आउट करते हैं। जैसे सिंपल अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है, बारह मार्च से 10 जुलाई तक कुल कितने विषम दिन होंगे, हमको बताना है यार 12 मार्च से 10 जुलाई तक कितने विषम दिन होंगे। तो इसको आसान तरीके से हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे। हम देखेंगे कि जनवरी से दिसंबर के ऑर्डर में मार्च और जुलाई में कौन सा महीना पहले आता है, तो हम देखेंगे मार्च और जुलाई में पहले आता है मार्च का महीना, तो सबसे पहले हम लिखेंगे मार्च। और मार्च से लिखते हुए हम कहां तक जाएंगे जुलाई तक, तो मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई,
मई के बाद जून और जून के बाद क्या आएगा, जुलाई। क्लियर है। जो मंथ सबसे पहले हमारे पास आता है उसमें हम लोग रखते हैं रिमेनिंग डेज। रिमेनिंग डेज को हम लोग हिंदी में कहते हैं बचे हुए दिन। और जो लास्ट वाला महीना होता है उसमें यार हम लोग रखते हैं गिवन डेट, दिया हुआ दिनांक। आप याद रखिए कैसे याद करना है। जैसे हमें 12 मार्च से अगर 10 जुलाई तक बताना है कुल कितने विषम दिन है, तो हम देखेंगे मार्च और जुलाई में कौन सा महीना पहले आया। तो सबसे पहले हम जानते हैं मार्च आया तो मार्च को लिखे, इससे लिखते हुए यार जुलाई तक गए। आप सारे क्वेश्चन के लिए याद रखिएगा जो महीना पहले लिखेंगे उसमें सबसे पहले बचे हुए दिन लाएंगे और लास्ट वाले में आएंगे गिवन डेट। बस पहले और लास्ट को याद रखना है। बाकी महीने में जितने दिन होते हैं उतने विषम दिन रख देंगे हम उस हिसाब से। मार्च की बात करें तो देखो रिमेनिंग डेज कैसे निकालेंगे। हम जानते हैं मार्च 31 दिनों का होता है और क्वेश्चन के हिसाब से मार्च में 12 दिन बीत गए। अगर 31 का होता है 12 दिन बीत गए तो कितने दिन बचे, 19। भाई 31 का था 12 दिन बीत गए 19 दिन बचे। अब इसमें विषम दिन याद करना है तो 7 से भाग देंगे। 7 से अगर 19 में भाग देंगे 7 दूना 14, 14 और 5 19, यानी कि मार्च में कितने विषम दिन आए, 5। अब जो बीच का मंथ है जैसे अप्रैल, अप्रैल 30 का होता है, 7 से भाग देंगे रिमाइंडर कितना आएगा, 2। मई 31 का होता है, 7 से भाग देंगे रिमाइंडर कितना आएगा, 3। जून 30 का होता है, 7 से भाग देंगे रिमाइंडर कितना आएगा, 2। और लास्ट वाले महीने में हमको रखना है गिवन डेट, और जुलाई में गिवन डेट है 10। यहां 10 रख के अगर 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3। तो अब देखेंगे ये सारे हमारे पास रिमाइंडर है, सारे ऑड डेज हैं। अब इन सबको कंबाइन करेंगे, कितनी वैल्यू है, 5, 2, 7, 3, 10, 2, 12, 12 और 3, 15। तो हम देखेंगे यार जो टोटल विषम दिन हमको मिल रहा है वो 15 मिल रहा है। अब ध्यान रखिए इस 15 में भी तो 7 से भाग चली जाएगी, इस 15 में भी तो 7 से डिवाइड करेंगे तो भाग चली जाएगी। तो अगर हम 15 को 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 2 14 हो जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। यानी जब भी कोई हमें ऐसी वैल्यू मिल रही है जिसे 7 से डिवाइड करने पे वो डिवाइड हो रही है तो हम उसको 7 से डिवाइड करेंगे। सबको कंबाइन करने के बाद 15 आया और 15 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। यानी कि यार हमारे पास 12 मार्च से 10 जुलाई तक यानी 12 मार्च से 10 जुलाई तक हमारे पास जो रिमाइंडर की वैल्यू आई है या ऑड डेज की वैल्यू आई है वो कितनी हो जाएगी, 1। ये तो मैंने आपको पूरा प्रोसेस समझाया कि हमको करना क्या है। अब अगर यार हमारी प्रैक्टिस है तो ये क्वेश्चन एक लाइन का है। जैसे देखिए हमें पता है कि मार्च और जुलाई में कौन सा मंथ सबसे पहले आएगा, मार्च आएगा। हम जानते हैं कि मार्च 31 डेज का होता है और पहले महीने में हमको बचे हुए दिन रखने हैं, तो मार्च जो है वो 31 का होता है और क्वेश्चन के हिसाब से 12 डेज बीत गए तो कितने दिन बचे, 19। और इसमें विषम दिन ज्ञात करने के लिए 7 से डिवाइड किए, रिमाइंडर कितना आ गया, 5। तो ये हमारा मार्च का हो गया। इसके बाद जब अप्रैल पे आते हैं तो हम जानते हैं अप्रैल 30 दिनों का होता है, 30 डेज का। जो महीना 30 का होगा हम उसमें सीधे जानते हैं विषम दिन 2, और जो 31 का होगा उसमें विषम दिन 3। तो अप्रैल में आ गया 2, मई 31 का तो 3, जून 30 का 2, और जुलाई में यार गिवन डेट रखनी है और गिवन डेट 10 है, 10 में 7 से भाग देंगे, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3 आएगा। सबको कंबाइन करते हैं, 5 2 7, 7 और 3 10, 10 और 2 12, 12 और 13 कितना आ जाएगा, 15। टोटल हमारे पास वैल्यू कितनी आई, 15 आई। और मैंने बताया कि वैल्यू जो ओवर आ रही है इसमें अगर 7 से ये डिवाइड हो रहा है तो फिर हम 7 से डिवाइड करेंगे, और अगर 15 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा या 1 आ जाएगा। यानी कि 12 मार्च से 10 जुलाई तक हमारे पास टोटल ऑड डेज की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। ऐसे ही हम लोग एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। जैसे हमको अगर मान लीजिए बताना है 10 अक्टूबर से 15 मई तक, 15 मई तक हमारे पास कितने ऑड डेज होंगे, तो अक्टूबर से हमें मई तक जाना है। तो अब इसमें भी सेम टू सेम वही काम करना है यार, कि हम देखेंगे कि जनवरी से दिसंबर के ऑर्डर में, हमेशा महीना आपको ऐसे देखना है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई दिसंबर तक। कभी हम दिसंबर को क्रॉस नहीं करेंगे, हम देखेंगे जनवरी से दिसंबर के ऑर्डर में अक्टूबर और मई में से पहले मंथ कौन सा आएगा, मई आएगा। हम ऐसे नहीं जोड़ेंगे कि अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर फिर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, गलत हो जाएगा। हमें दिसंबर क्रॉस नहीं करना है, अक्टूबर और मई में हम देखेंगे सबसे पहले हमारे पास मंथ आता है मई का, तो हम सबसे पहले मई लिखेंगे। मई के बाद हमको अक्टूबर तक जाना है जून, जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर। ये ऑर्डर हो गया हमारे पास। अब मैंने बताया जो सबसे पहले, सारे क्वेश्चन के लिए याद रखिए, जो सबसे पहले मंथ आएगा उसमें हमको रखना है क्या, रिमेनिंग डेज, बचे हुए दिन, और लास्ट वाले महीने में क्या रखना है, गिवन डेट, कि क्वेश्चन में कौन सा दिनांक हमको दिया हुआ है। हम जानते हैं मई
31 का होता है और इसमें कितने दिन बीत गए 15, 31 का होता है 15 डेज बीत गए हैं, कितने दिन बचे 16, इसको 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2। जून हमारा 30 का होता है तो रिमाइंडर 2, जुलाई 31 का होता है 3, अगस्त 31 का होता है 3, सितंबर 30 का होता है 2 और अक्टूबर में हमको गिवन डेट रखनी है और अक्टूबर में गिवन डेट है 10 और 10 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा यार 3। अब हम सबको कंबाइन करते हैं 2 2 4 और 3 7, 3 10, 10 और 2 12, 12 और 3 कितना आएगा 15, यानी टोटल हमारे पास ऐड करने पे 2 2 4 3 7 3 10 2 12, 12 और 3 15, 15 वैल्यू आई। और मैंने बताया जब ओवरऑल वैल्यू हमारे पास ऐसी आ रही है जिससे 7 से अभी भी डिवाइड हो सकता है तो फिर हम 7 से डिवाइड करेंगे और 15 को 7 से डिवाइड करने के बाद फिर रिमाइंडर कितना आ गया 1, यानी कि हमारे पास 10 अक्टूबर से लेके 15 मई तक कुल कितने हमारे पास ऑड डेज की वैल्यू हो जाएगी 1 हो जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है, जिस मंथ से जिस मंथ के बीच में हमको ऑड डेज फाइंड आउट करना है, इन दोनों मंथ में से जो मंथ पहले आता है उसको लिखेंगे, उससे लिखते हुए लास्ट वाले महीने तक जाएंगे। पहले वाले महीने में या रिमेनिंग डेज रखने हैं और लास्ट वाले में गिवन डेट, ये दोनों पॉइंट आपको याद होना चाहिए। और इसको रिमेनिंग डेज कैसे निकालेंगे, जैसे मई हम जानते हैं 31 का होता है, क्वेश्चन के हिसाब से 15 डेट बीत गए हैं तो कितने दिन बचे 16 और गिवन डेट अक्टूबर में गिवन डेट कितनी है 10 रख दिए और उसको 7 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आया वही हमारा क्या हो गया ऑड डेज। और बाकी जो मंथ बचे हैं उसमें जितने दिन होते हैं उतने ही रखते हैं और मैंने बताया जो 30 का होगा उसमें ऑड डेज 2 और जो 31 का होगा उसमें ऑड डेज कितना आएगा 3। सबको कंबाइन करेंगे, कंबाइन करने के बाद जो वैल्यू आएगी अगर वो 7 से अभी भी डिविजिबल है तो हम 7 से डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी रिमाइंडर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा ऑड डेज हो जाएगा। तो इस तरीके से यार हम लोगों ने देखा कि महीने में हम कैसे विषम दिन को ऑड डेज को क्या करते हैं फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं ईयर की तरफ, लास्ट टाइप है ऑड डेज में। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे सीधे क्वेश्चन पे। आपको पूरे कैलेंडर में केवल और केवल ऑड डेज निकालना ही सीखना है। अगर ऑड डेज निकालने आ गया तो कोई भी क्वेश्चन हम इजी वे में क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। तो हम देखते हैं ऑड डेज इन ईयर, यानी कि वर्षों में विषम दिन ज्ञात करना। और वर्षों में विषम दिन ज्ञात करने के लिए यार हमारे पास दो चीज चाहिए। पहली चीज चाहिए ईयर गैप, कि कितने वर्षों का अंतराल है। अभी क्वेश्चन पे आएंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। ईयर गैप में हम लोग ऐड करते हैं यार नंबर ऑफ लीप ईयर को, कि यार जिस वर्ष से जिस वर्ष के बीच में बात कर रहा है वहां तक कुल कितने नंबर ऑफ लीप ईयर हैं। दोनों को कंबाइन करने के बाद हम डिवाइड करते हैं 7 से। 7 से डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास रिमाइंडर आएगा वही हमारा हो जाएगा ऑड डेज। ध्यान दीजिए, पहले चाहिए वर्षों में अंतराल ईयर गैप। ईयर गैप में हम ऐड करेंगे नंबर ऑफ लीप ईयर को, दोनों को कंबाइन करके 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास रिमाइंडर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा ऑड डेज हो जाएगा। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि 2005 से 2020 तक कुल कितने ऑड डेज होंगे, यानी कि हमको बताना है 2005 से 2020 तक हाउ मेनी ऑड डेज, तो ऑड डेज। तो इसके लिए पहली चीज क्या चाहिए ईयर गैप। अब ईयर गैप कैसे निकालेंगे यार, बहुत इजी काम है। हमेशा जिस वर्ष से जिस वर्ष के बीच में ईयर गैप निकालना है, आप बड़े वाले वर्ष में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस कर दो। अगर हम 2020 में से 2005 को माइनस करेंगे तो ईयर गैप कितने वर्षों का आएगा 15 ईयर का आएगा। अब इसमें हमको ऐड करने हैं नंबर ऑफ लीप ईयर, यानी कि हमारे पास कुल कितने लीप वर्ष हैं। और लीप वर्ष यार हमेशा सबसे छोटे की तरफ से गिनो। और मैंने बताया था लीप वर्ष वो वर्ष होते हैं जिसके अंतिम 2 अंक 4 से डिवाइड होते हैं। तो सबसे पहले हम आए 2005 पे। 2005 के अंतिम 2 अंक 05 है, वो 4 से नहीं कटेगा, इसलिए वो लीप वर्ष नहीं होगा। 2005 के बाद हम आए 2006 पे, उसके भी अंतिम 2 अंक 06 है, वो भी 4 से नहीं कटेगा, इसलिए वो लीप ईयर नहीं होगा। 6 के बाद 7 पे आए, वो भी नहीं कटेगा। 7 के बाद हम आए यार 2008 पे, इसके अंतिम 2 अंक 08 है और ये 4 से डिविजिबल है, इसलिए पहला लीप ईयर क्या मिला हमको 2008। अब पहला मिल गया तो इसके आगे वाला यार 4-4 साल बाद आते रहेगा। 8 के 4 साल बाद 12, 12 के 4 साल बाद 16, 16 के 4 साल बाद 20, 20 से आगे चलते 24, 28 आता, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से हमको 20 तक जाना था, इसलिए यहीं पे हम क्या किए रुक गए। अब हम देखेंगे 15 सालों का गैप है और कुल कितने लीप ईयर हैं, तो 1 2 3 4, 15 सालों का गैप और 4 लीप ईयर, 15 और 4 मिलके कितने हो गए 19। दोनों को कंबाइन करने के बाद किससे डिवाइड करना है 7 से। 19 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 5, यानी कि हमारे पास 2005 से लेके 2020 तक कुल कितने ऑड डेज हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। रिमाइंडर आया 5, यानी कि 2005 से लेके 2020 तक कुल कितने विषम दिन हो गए 5 विषम दिन हो गए। यानी कि यार अगर हमको वर्षों में विषम दिन याद करना है तो ईयर गैप में नंबर ऑफ लीप ईयर को ऐड करके 7 से डिवाइड करेंगे, फिर जो रिमाइंडर आएगा वही हमारा क्या होता है विषम दिन।
तो आज हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग दिनों की संख्या से, महीनों से या वर्षों से विषम दिन को ज्ञात करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कैलेंडर में कुल कितने टाइप के क्वेश्चन एराइज होते हैं हमारे एग्जामिनेशन के लिए। तो हम सारा टाइप देखेंगे और उसको कैसे कैसे सॉल्व करना है, इसके बारे में बाकी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।